एक चीज यहाँ हमें समझना पड़ेगा, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं बेटा। तो क्या करेंगे हम, 360 डिग्री में पढ़ाई करेंगे, यानी हम हर एक चीज को ध्यान रखेंगे। हमें कब कौन सी चीज की जरूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता है। तो ये मेढक दिखता ऐसा है, सबने देखा होगा। कोई ऐसा है क्या जिसने मेढक नहीं देखा है? तो बताओ मुझे, सबने देखा होगा मेढक, ठीक है। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह, और फिजिक्स भाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट जो चैप्टर्स आपने पढ़े वो आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? कमेंट्स किया करिए ढेर सारे, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और आप क्या क्या और चीजें समझना चाहते हैं, ठीक है। तो आज 11th क्लास के लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हम, और वो चैप्टर क्या है? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ठीक है। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आज हम आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हम इसमें मेढक के बारे में पढ़ेंगे, मेढक के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे उसका पाचन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र, ये सारे, जनन तंत्र, ये सारे तंत्र उसके पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी की भी सारी जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको भी हम आपको पढ़ के बताएंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायग्राम्स के हिसाब से भी समझेंगे भाई, ताकि बिल्कुल भी कहीं भी गुंजाइश ना रह जाए कि आपको बिल्कुल भी ये टफ लगे। क्यों? क्योंकि भाई इससे देखो आपकी नीट में भी क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, आपके बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू किया जाए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी ही है, जैसा कि मैंने बोला कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही हम आप यहाँ पे उठा के ले आए हैं, और उसके साथ में हम डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का हेल्प लेंगे, ताकि आपको चीज एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर्स में अपने क्या पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लासेस में हम ये जो शुरू का पैरा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखा है? आपने देखा है कि प्राणी जगत में एक कोश की या फिर बहुकोश की जीवों का अध्ययन किया है आपने, ठीक है। अब एक कोश की क्या होते हैं भाई, बताओ, कौन बताएगा मुझे कि एक कोश की क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे कि मैम यूनिसेलुलर, एक कोश की वो होता है, यूनि मतलब क्या हो गया, सिंगल, तो वो सारे काम करेगा, मतलब जितने भी पाचन हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक ही कोशिका द्वारा होगा। जबकि बहुकोश की प्राणियों के लिए जटिल शरीर में उपयुक्त जितनी भी क्रियाएं, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं कि अगर बहुकोश की जो एनिमल्स है, आप घर में अकेले हैं तो आप ही घर का सारा काम करेंगे, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, पढ़ना, बाजार जाना, सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं, आप बहुकोश की हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कार्य का विभाजन करेंगे भाई। आप बोलेंगे तुम झाड़ू लगाओ, मैं खाना बनाऊंगा, तुम ये करो, मैं ये करूंगा, ठीक है। तो बहुकोशिकी में क्या है बेटा, कि जो भिन्न भिन्न कोशिका समूह होते हैं वो भिन्न भिन्न अपना क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा के बारे में कहाँ पढ़ा है बताओ? पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, सीलेंट्रेटा का मेंबर है हाइड्रा, और उसमें आपने क्या देखा था कि शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, ठीक है। अब लेकिन वहां पे जो संख्या थी कितनी थी, वो हजारों में ही थी। लेकिन अगर हम अपनी बात करेंगे, अपनी किसकी, आपकी, मेरी, हम सबकी, मानव की, अगर मैं मानव की बात करूं तो हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं का बना होता है भाई। और हमारे शरीर में भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कार्य होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अंग तंत्र होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। और ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो देखो, जो मेढक के जो तंत्र हैं, वो आप जब मानव के तंत्र आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे ना भाई, कि नहीं बंक मारा था, है ना। तो मानव से काफी कुछ मिलते जुलते हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, काफी चीजें सेम भी है। तो वो चीजें भी हम देखेंगे कि कहाँ पे डिफरेंसेस हैं और क्या क्या चीजें सेम है। पहले तो ये बताओ कि मेढक किसका मेंबर है? चलो, जिसको आता है जल्दी से मैसेज करो, ठीक है। अब देखो, जो बहुकोश के प्राणी होते हैं उनमें जो समान कोशिकाओं का समूह होता है भाई, वो क्या करते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं,
समान कार्य करते हैं, समान कोशिकाओं का समूह होता है, टिश्यू बनाते हैं। आप याद करो, एक पेज ले लेते हैं, या आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मैंने खुद भी आपको ये बहुत बार बताया है कि जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, आप बोलेंगे मैम कोशिका है, सेल है, यही तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे मैम कोशिका है। एक मिनट भाई, तो सेल का डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, किसको पता है, जिसको पता है वो लिख के बताओ मुझे। आप बोलेंगे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है। आप बोलेंगे मैम शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, आप बोलेंगे मैम कोशिका है, ठीक है। कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, आप बोलेंगे मैम ऊतक। कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, आप बोलेंगे मैम ऊतक। ऊतक टिश्यू, टिश्यू। कोशिका क्या हो गई, सेल। कोशिका क्या हो गई, सेल, ठीक है। आप में से कुछ लोग बोलते हैं मैम इंग्लिश में भी लिख दिया करिए, तो भाई इंग्लिश में भी इसलिए लिख देते हैं और हिंदी में भी बता देते हैं, ताकि भाषा आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो कोशिकाएं मिलके क्या बनाई, टिश्यू, ठीक है। अब ऊतक क्या बनाते हैं, इनसे क्या आगे बनेगा, अंग, ठीक है। फिर क्या बनेगा, अंग तंत्र, है ना। जैसे कोशिकाएं थी, कोशिकाएं मिलके क्या बने, टिश्यूज बने। अब बनेगा अंग, जैसे हृदय एक अंग है, ठीक है, लीवर एक अंग है। अब क्या है, अब क्या है, अब सब क्या होगा ये, अब ये मिलके बनाएगा अंग तंत्र, और फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, बॉडी। क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा। यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक, आगे चले, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या बना, अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या बना, बॉडी, यही हम बात कर रहे थे। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है, टिश्यू। अब जितने भी जटिल प्राणियों का शरीर होता है, जटिल मतलब जिनमें भी कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स प्राणी होते हैं, उनमें 4 प्रकार के ऊतकों का बना होता है। ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना बेटा, बताओ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नहीं, टिश्यूज के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो क्या पढ़ा था हमने, कितने आधारभूत, कितनी तरह के हमें ऊतक मिलते हैं, 4, ठीक है। ये जो भी ऊतक होते हैं ये एक विशेष अनुपात में होते हैं और संगठित होकर अंगों का निर्माण कर देते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। आप देखो, जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र, ठीक है। आपने देखा अंग बना, फिर क्या है, अंग तंत्र बना। अब समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं ऊतक, अंग तंत्र, ठीक है, में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए अपना योगदान करती रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना बेटा। अब देखो एनसीईआरटी का एक एक लाइन बेटा कवर हो रहा है, एक एक लाइन, ठीक है। अब देखो अंग और अंग तंत्र, भाई अंग और अंग तंत्र, जैसा कि आपने पढ़ाई है कि ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र बनाते हैं, अभी भी मैंने आपको यही बताया, अभी भी मैंने आपको यही चीज बताया, ठीक है। अब शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं, जैसे हृदय में 4 तरह के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला, संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिकी ऊतक, ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र जो होते हैं क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिलके ही बॉडी के सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है, चलाते हैं, ठीक है। अब इस क्लास में, इस पर्टिकुलर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें मेढक के एनाटॉमी पढ़ना है, मतलब मेढक की जो शरीर है, जो मॉर्फोलॉजी है, संगठन है, जो उनका किस किस तरह के उनमें तंत्र पाए जाते हैं, उनका फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है, ये इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेढक, ठीक है, मेढक पढ़ेंगे भाई। यहाँ पे देख लो क्या पढ़ेंगे, मेढक पढ़ेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं, एक एक चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ मेढक का क्लासिफिकेशन किसको किसको आता है। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। मेढक जो होता है बेटा, क्लासिफिकेशन तो आपको पता है ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सब पता है ना, पढ़ा था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, पुरानी क्लासेस में पढ़ चुका है, याद करो कि पुरानी क्लासेस में हम क्लासिफिकेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम मेढक का क्लासिफिकेशन देखें तो मेढक का जो फाइलम यानी कि जो संघ है वो क्या है, वो है कॉर्डेटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, उपसंघ यानी कि सब फाइलम, जो कि क्या है,
वर्टिब्रेटा। उसके बाद अगर हम मेढक के क्लास की बात करें या ना मेढक के वर्ग की बात करें तो मेढक किस में आता है, याद करो किस में आता है, मेढक आता है एम्फीबिया में। एम्फीबिया में याद करो, आपको कॉर्डेट्स में 5 चीजें पढ़ाई होंगी ना, फिशीज जिसमें मछलियां आती हैं, फिर एम्फीबियंस वो जो फिशीज होते हैं वो मछलियां पूरी तरीके से जल में रहती हैं, फिर एम्फीबियंस जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप्स जिसमें चिड़िया आती थी, और फिर सबसे लास्ट में क्या है, मैमल्स जिसमें हम आते हैं। याद आया कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन। देखो एक चीज यहाँ हमें समझना पड़ेगा, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं बेटा। तो क्या करेंगे हम 360 डिग्री में पढ़ाई करेंगे, यानी हम हर एक चीज को ध्यान रखेंगे। हमें कब कौन सी चीज की जरूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता है, तो हम हर एक पॉइंट हर एक चैप्टर को बहुत ही क्या करेंगे, बारीकी और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ग क्या हो गया, क्लास क्या हो गया, एम्फीबिया हो गया। इसके बाद ऑर्डर यानी कि गण क्या हो गया भाई, एनुरा हो गया। ठीक है, जीनस क्या हो गया, राना हो गया, और स्पीशीज यानी कि जाति क्या हो गया, टिकरीना हो गया। तो मेढक का जो साइंटिफिक नेम है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, वो साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिगरीना। क्या है बेटा, राना टिगरीना। यहां तक क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो कुछ सामान्य लक्षण देख लेते हैं मेढक के। क्या कर लेते हैं, कुछ सामान्य लक्षण हम देख लेते हैं मेढक के। ठीक है, तो वो सामान्य लक्षण क्या है भाई, आओ जल्दी से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मेढक जो है वो शुद्ध व लवणीय जल में मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इनका जो तापमान होता है वो असमतापी होता है। यानी कि असमतापी मतलब क्या होता है, आंतरिक वातावरण निश्चित नहीं होगा। आंतरिक वातावरण जो होगा वो निश्चित नहीं होगा। मान लो जैसे बाहर सर्दी पड़ रही है, बाहर ठंडी है, तो ये क्या करेंगे, अगर मान लो अपना शरीर का तापमान भी क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। बाहर गर्मी पड़ रही है तो क्या करेंगे, अपने शरीर का तापमान भी क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो ये क्या करेंगे, इनका जो आंतरिक तापमान है, बॉडी के अंदर का जो तापमान है, वो बाहर के तापमान के हिसाब से क्या होगा, वो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जब जब वो चेंज नहीं कर पाते हैं, जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी और वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तब वो क्या करेंगे बताइए, तब वो अपने आप को क्या करेंगे, समर स्लीप या विंटर स्लीप में चले जाएंगे, मतलब नीचे चले जाएंगे, एकदम अपने आप को छुपा लेंगे। ठीक है, क्या ज्यादा ठंडी से बचने के लिए, ज्यादा गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, कि वो अपने समर स्लीप यानी ठंड से बचने के लिए ज्यादा और गर्मी से बचने के लिए ज्यादा क्या करेंगे, खुद को क्या करेंगे बेटा, नीचे चले जाएंगे, बिल में चले जाएंगे, जमीन के नीचे जाके छुप जाएंगे। ठीक है, ताकि वो उससे बच सके। लेकिन उससे पहले वो क्या करेंगे, अपने जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, बाहर के हिसाब से चेंज वो कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रीष्म निष्क्रियता बताया था मैंने कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो उससे भी वो उसको झेल नहीं पाएंगे, अपना पतली गली पकड़ के क्या करेंगे, निकल लेंगे। और शीत निष्क्रियता, कि अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई तब भी वो क्या करेंगे, निकल लेंगे। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पॉइंट छद्यावरण, यानी कि मिमिक्री भी देखी जाती है मेढक में, मिमिक्री भी देखी जाती है। ये मिमिक्री किस लिए देखी जाती है बेटा, ताकि ये अपना प्रोटेक्शन कर सके, दुश्मनों से खुद को बचा सके। कैसे बचाएंगे, जैसे मान लो हरे हरे पूरे क्या है, पेड़ पौधे, तो ये हरे अपने जो कलर क्या है उसको हरे में अपना जो हरा कलर ले लेंगे, तो क्या करेंगे कि जो दुश्मन है वो इनको पहचान नहीं पाएगा और ये क्या है, बच जाएंगे। तो ये क्या क्या कर सकते हैं, ये मिमिक्री यानी कि छद्मावरण की भी इनमें कुछ चीजें देखी जाती है। किस लिए, अपने आप को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज के लिए, अपने आप को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। बताओ यहां तक की चीजें क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, आगे चले। ठीक है, आइए, तो अब इतना हमने समझा, अब हम देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो देखते हैं, मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम पहले तो आपने बताया कि मेढक लवणीय जल और मीठे जल दोनों में पाया जाता है। देखो बेटा, ज्यादातर मेढक 90% जो मेढक होते हैं वो किसमें होते हैं, मीठे जल में पाए जाते हैं। पर मेढक की कुछ प्रजाति, 1-2 प्रजाति क्या होती है जो लवणीय जल में भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मेढक किसमें पाए जाते हैं, मीठे जल
में पाए जाते हैं। ठीक है, हमें याद क्या रखना है कि मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर ही पाए जाते हैं, यानी ये दोहरी जिंदगी, दो तरह की इनका डुअल लाइफ आप देख सकते हो कि ये पानी में भी जीवित रह सकते हैं और धरती पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जल व धरती दोनों पर निवास कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, बोथ, दोनों, जो दोनों ही चीजों में क्या करें, सरवाइव कर ले। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। तो इसीलिए हम मेढक को क्या बोलते हैं, इसीलिए हम मेढक को क्या बोलते हैं बेटा, आप बोलोगे मैम हम मेढक को बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, उभयचर। ठीक है, इसलिए मेढक को क्या बोलते हैं, उभयचर। समझ में आया, क्या बोलते हैं हम, उभयचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। ठीक है, तथा कशेरुकी संघ एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होते हैं, आपको पता ही है। और जो सबसे कॉमन जाति पाई जाती है मेढक की भारत में, वो है राणा टिग्रिना। तो भारत में मेढक की जो सबसे कॉमन प्रजाति पाई जाती है वो क्या है, राणा टिग्रिना। ठीक है, अब जितने अभी हमने पॉइंट वाइज जो चीजें देखी, जो मैंने आपके लिए पॉइंट वाइज चीजें बनाई थी, वही यहाँ पे सारी चीजें क्या है, पैराग्राफ में लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता है, मैंने आपको बताया कि वातावरण के ताप के हिसाब से ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, और ऐसे जो प्राणी होते हैं उनको क्या कहते हैं, असमतापी या अनियत तापी कहते हैं। ठीक है, मेढक जो होता है वो अपने रंग को भी परिवर्तित कर लेता है। याद करो मैंने आपको बताया था कि इनमें मिमिक्री यानी कि छद्मावरण होता है, कि जब इन्हें अपने शत्रुओं से बचना होता है तो ये क्या करते हैं, ये घास तथा जब जमीन पे होते हैं तो क्या करते हैं, अपना रंग बदल लेते हैं और अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की जो ये क्षमता होती है इनकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, छद्मावरण, या फिर क्या कह सकते हैं, इसी को मिमिक्री कह सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे चले, वेरी गुड। चलो भाई देखो आगे क्या कह रहा है कि इस रक्षात्मक तथा परिवर्तन क्रिया को ही क्या कहते हैं, मिमिक्री, अनुहरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुहरण कहते हैं। यानी मेढक क्या शो करते हैं, मेढक क्या शो करते हैं, मिमिक्री शो करते हैं। ठीक है, अपना रंग बदल सकते हैं अपने दुश्मन से बचने के लिए। अब देखो जब ग्रीष्म ऋतु होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत जब शीत ऋतु होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो मेढक आपको नहीं दिखाई देंगे, वो नहीं झेल पाते हैं, वो गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं, गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। और इसको शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता भी कहते हैं। यानी अगर शीत निष्क्रियता, शीत मतलब क्या होता है, ठंडा, और ग्रीष्म मतलब क्या होता है, गर्म, तो शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि एस्टिवेशन कहते हैं। अब देखो मेढक का ये बाह्य चित्र है, मेढक दिखता ऐसा है, सबने देखा होगा। कोई ऐसा है क्या जिसने मेढक नहीं देखा है, तो बताओ मुझे, सबने देखा होगा मेढक। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर दिख रहा है मेढक का, यहाँ पे आपको आंखें दिख रही हैं, ये उसके अग्रपाद हैं और ये क्या है, उसके पश्चपाद है। बाहर से आप इसकी स्किन देखिए तो क्या दिख रही है आपको, बहुत सारी ऐसे चितकबरे डार्क कलर की दिख रही है, और अंदर की साइड अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रही है, एकदम लाइट कलर की दिख रही है। ठीक है, तो मेढक जो है वो बाहर से दिखने में ऐसा होता है। आई एम श्योर कि आप सभी ने देखा होगा, है ना। आगे चले बेटा, चलो अब देखो, क्या आपने मेढक की त्वचा को छुआ है, ये लिखा है कि क्या आपने कभी किसी ने मेढक पकड़ा है। कभी बारिश में देखो ऐसे छोटे छोटे मेढक फुदकते फुदकते घर में आ जाते हैं, तो बच्चे उनको पकड़ लेते हैं। आप डरते हैं या पकड़ते हैं, बताइएगा मुझे। ठीक है, तो मेढक की जो त्वचा होती है बेटा वो कभी भी बहुत चिकनी होती है, कभी भी देखना उस पर हाथ या पैर पड़ जाए ऐसे स्लीपरी होती है, ऐसे स्लिप हो जाता है, पकड़ोगे ऐसे स्लिप हो जाएगा। तो वो स्लीपरी किस वजह से होती है, क्यों होती है उसकी त्वचा, क्योंकि उसमें से क्या होता है, श्लेष्मा या म्यूकस से ढकी होती है, और इसी कारण वो चिकनी या फिसलनी होती है। मतलब वही स्लीपरी, चिकनी है या फिसल जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। आर्द्र मतलब क्या, मॉइस्ट। आप जब भी देखोगे थोड़ी आर्द्र टाइप की दिखेगी। ठीक है, और इसके ऊपरी सतह एकदम हरे रंग की होती है, जिसपे धब्बे होते हैं। देखो अभी आपने यहाँ देखा था, हरे रंग के हैं, और जिसपे क्या है, बहुत सारे धब्बे पाए जा रहे हैं भाई। ठीक है, और जबकि नीचे की सतह कैसी होती है, हल्की
पीली होती है। कैसी होती है? हल्की पीली होती है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, मेढक कभी भी पानी नहीं पीता है। मेढक क्या नहीं करता है? कभी भी पानी नहीं पीता है, बल्कि इसकी जो त्वचा होती है वो पानी का अवशोषण करती है। मेढक की जो त्वचा होती है वो बहुत यूजफुल होती है। अभी आप देखेंगे वो श्वसन में भी अपनी त्वचा का यूज कर रहा है, ठीक है। और मेढक कभी पानी भी नहीं पीता है भाई। जैसे हम पानी पीते हैं, आप पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? मैं भी पानी नहीं पीता हूँ, त्वचा से पी लेता हूँ। नहीं भाई, हम पानी पीते हैं, है ना। लेकिन मेढक कभी भी पानी नहीं पीता है, जबकि इसकी त्वचा जो होती है इसका क्या कर लेती है? अवशोषण करती है, ठीक है। अब अगर मेढक की बॉडी को, अभी हम आपकी एनसीईआरटी देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये सारे पॉइंट हम किससे देखेंगे? फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो मेढक का जो शरीर है वो सिर व धड़ में विभाजित रहता है, ठीक है। मेढक में पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। देख लो, सर है और ये धड़ है। ना ही आपको कहीं पूंछ दिख रही है, दिख रही है क्या? पूंछ दिख रही है? नहीं दिख रही है। ना ही क्या है? गर्दन दिख रही है। तो मेढक में क्या होता है? पूंछ और गर्दन का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। फिर से सुन लो, किसका अभाव होता है? पूंछ तथा गर्दन का अभाव होता है। और मुख के ऊपर एक जोड़ी नसिका द्वार होते हैं। मुख के ऊपर क्या होते हैं? एक जोड़ी नसिका द्वार होते हैं, ठीक है। आंखें बाहर की ओर निकली होती हैं। ये देखो, आंखें क्या होती हैं? बाहर की ओर निकली होती हैं और निमेशक पटल से ढकी होती हैं। अब निमेशक पटल क्या होता है? निमेशक पटल क्या होता है? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? जब मेढक पानी में जाता है तो उसकी आंखों का बचाव हो सके, उसकी आंखें डैमेज ना हो, इसलिए उसमें क्या पाया जाता है? निमेशक पटल। निमेशक पटल से मेढक की आंखें ढकी होती है बेटा, ताकि मेढक तो पानी में भी रह सकता है ना, ताकि जब वो पानी में जाए तो उसकी आंखें डैमेज ना हो, खराब ना हो। तो आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें क्या पाया जाता है? निमेशक पटल। और निमेशक पटल हम मानों में क्या है? अवशेषी अंग हो है। क्या है? अब अवशेषी अंग है जो कि मेढक में पाया जा रहा है। और किस लिए पाया जा रहा है? ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। किस लिए पाया जा रहा है भाई? ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो, आंखों के दोनों ओर क्या लिख रही है एनसीईआरटी? आंखों के दोनों ओर क्या पाए जाते हैं? कान, टिम्पैनम या कर्ण पटह उपस्थित होते हैं। तो आंखों के दोनों ओर टिम्पैनम तथा कर्ण पटह उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कान क्या काम करते हैं? ध्वनि संकेतों को ग्रहण करते हैं। अभी हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि मेढक में जो बाह्य कर्ण होते हैं, जो बाह्य कान होते हैं, मतलब कर्ण के जो भाग होते हैं, कर्ण मतलब यानी कान के जो भाग होते हैं, बाह्य कर्ण जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। मध्य और आंतरिक कर्ण ही पाया जाता है। अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, मेढक में एक अग्रपाद होता है और एक पश्चपाद होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा था, ये देखो, एक अग्र यानी आगे वाला, पश्च यानी पीछे वाला। अग्र यानी आगे वाला और पश्च यानी पीछे वाला। तो एक अग्रपाद होता है जो कि कैसा होता है? छोटा होता है। और पश्चपाद कैसा होता है? मस्कुलर होता है। और कैसा होता है? उसमें बल होता है, ठीक है। वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो मेढक में क्या होता है कि एक अग्रपाद होता है और दूसरा पश्चपाद होता है। किस लिए होते हैं भाई? किस लिए पाद होते हैं? मेढक चलेगा फिरेगा, जैसे आप चलते फिरते हैं, ठीक है। चलेगा फिरेगा, टहलेगा, कूदेगा, एक जगह से छलांग मार के दूसरी जगह जाएगा, गड्ढा बनाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता वाला कॉन्सेप्ट याद करो कि मेढक गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। तो गड्ढा खोदेगा कौन भाई? उसके लिए किसी लेबर को थोड़ी ना बुला के लाएंगे, खुद ही खोदेंगे ना, या खुद ही अरेंज करेंगे ना। तो इन सारी चीजों के लिए क्या होता है? उसमें अग्र और पश्चपाद होता है, ठीक है। और अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को क्या करना है? याद रखना है। याद क्या रखना है भाई? कि अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, 4 डिजिट होती हैं। कितनी होती हैं? 4 डिजिट होती हैं। किसमें? अग्रपाद में, ठीक है। कितनी होती हैं? ऐसे याद कर लो, 4। अग्रपाद में कितनी होती है? 4 डिजिट होती है। जबकि पश्चपाद में 5 होती हैं। ये याद रखना है कि जो अग्रपाद है आगे वाला है, उसमें कितनी डिजिट्स है? 4 उंगलियां हैं। जबकि जो पश्चपाद है उसमें कितनी है बेटा? 5 उंगलियां, 5 डिजिट है, ठीक है।
और जो पश्चपाद है वो लंबे व मांसल हैं। जो पश्चपाद है वो कैसे है, लंबे व मांसल हैं। बताया था मैंने अभी अभी मैंने बताया था कि अग्रपाद क्या होते हैं, उतने जो है मांसल या उतने लंबे नहीं होते हैं जितने पश्चपाद है। ठीक है, पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगलियां जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, झिल्लियां मतलब जैसे मान लो उनके पैर होते हैं, ऐसे देख लो कि ऐसे आपने देखा होगा मेढक के ऐसे जो पैर होते हैं उसमें ऐसे क्या पाया जाता है, ऐसे झिल्ली नुमा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो झिल्ली नुमा है ये क्या करते हैं बेटा, इनको जल में तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और मेढक में क्या पाया जाता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाया जाता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मेढक कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक मेल मेढक होगा, एक नर मेढक होगा और दूसरा फीमेल यानी कि मादा मेढक होगी। तो कैसे, दोनों को आप बाहर से देख के क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहाँ देखी थी, चलो आपने बताओ, अपने सारे फाइलम्स पढ़े होंगे ना, पोरीफेरा से लेके पूरा इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा सिलिंड्रेटा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी ना, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलेमिन्थीज, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो मुझे बताओ सबसे पहले आपने किसको देखा था, किसको देखा था, कमेंट बॉक्स में बताना, जिसमें क्या पाया जा रहा था, लैंगिक द्विरूपता पाई जा रही थी। ठीक है, तो नर मेढक एक हुआ, क्या हो गया, एक नर मेढक हो गया भाई, एक नर मेढक, और दूसरा क्या, मादा मेढक। ठीक है, तो क्या पाया गया, लैंगिक द्विरूपता देखी जा रही है। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले कोश यानी वोकल सेक्स के साथ साथ अग्रपाद यानी जो आगे वाले पैर हैं उनकी पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं। क्या होते हैं, मैथुनांग, और ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। यानी कि जो नर है, नर का ये जो अग्रपाद है जिसमें 4 डिजिट 4 उंगलियां थी, तो उसमें जो पहला है उसके नीचे क्या पाया जाएगा, उसके नीचे क्या पाया जाएगा, उसके नीचे क्या पाया जाएगा, मैथुनांग पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा, मैथुनांग पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे चलें। अब देखो भाई, अब जो चीजें हमने पैराग्राफ में पढ़ी सेम उन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि आप इसको नोट भी कर लेना और आपको रिवीजन करने में ये बहुत हेल्प होगा। ठीक है, इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो देखो, अगर हम बाह्य आकार की देखें तो हमने क्या देखा कि मेढक का जो बॉडी है वो किस में डिवाइड है, वो हेड में डिवाइड है, और किस में डिवाइड है, ट्रंक में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है बेटा, हेड में डिवाइडेड है, और किस में डिवाइडेड है, आप बोलोगे मैम ट्रंक में डिवाइडेड है, यानी सिर में डिवाइडेड है, और किस में डिवाइडेड है, धड़ में डिवाइडेड है। ये देखो, सिर में डिवाइडेड है और धड़ में डिवाइडेड है। ठीक है, अब जो हेड है उसमें हमने क्या क्या देखा, आईज देखी यानी कि आंखें देखी, नोज नाक, और किसकी बात करेंगे, ईयर यानी कि कान की बात करेंगे। ठीक है, और जो धड़ है उसमें हमने 2 पेयर लिम्स देखे, पाद देखे। कौन कौन से पाद देखे, अग्रपाद एक जोड़ी, एक इधर एक इधर, एक जोड़ी यानी कि दो क्या देखे, अग्रपाद देखे, और पश्चपाद देखे। पश्चपाद भी कितने देखे, एक जोड़ी, यानी पीछे भी एक और एक मिला के कितना, हमने एक पेयर पश्चपाद देखा और एक जोड़ी क्या देखा, अग्रपाद देखा। ठीक है, तो क्या देखा, एक बार फिर से देख लो। आपने कहा मैम मेढक की बॉडी देखी, मेढक की बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड थी। क्या एब्सेंट था, क्या एब्सेंट था, नेक और टेल जो था वो अनुपस्थित था। क्या अनुपस्थित था बेटा, नेक और टेल जो था वो अनुपस्थित था, सिर्फ सिर और धड़ थे। सिर में हम क्या क्या देखेंगे, आंखें देखेंगे, नाक देखेंगे, कान देखेंगे, और धड़ में हमने अग्रपाद देखा और पश्चपाद देखा, जो कि दोनों ही एक एक पेयर थे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्सोस्केलेटन नहीं देखा भाई। आप जैसे मछली देखते हो, मछली के बाहर देखो स्केल्स दिखते हैं, आपको देखा है कि नहीं कभी, देखो ऐसे, ये देखो, आपने ऐसे कभी मछली देखी है, ऐसे बना लो भाई, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा। ये देखो, तो आप इसकी बॉडी पे ऐसे स्केल्स देखते हो, ऐसे देखा है। तो ऐसे कोई स्केल्स या कोई एक्सोस्केलेटन कहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हैं। किस में नहीं मिलते हैं, मेढक में नहीं मिलते हैं। ठीक है, मेढक में नहीं मिलते हैं। अब मेढक के सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, नेत्र, क्योंकि सिर में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, आईज देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो नेत्र हैं वो
एक पेयर ही है, याद है ना, डायग्राम में देखा था ना आपने कि मेढक में आपने जो नेत्र देखा बेटा वो कितने हैं, एक पेयर है। और उसमें कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, एक पेयर है जिसमें एक ही लेंस है, सिंपल आईज। इसको हम क्या बोलेंगे, मेढक में कैसे पाए गए, लोग मैम सरल नेत्र पाए गए। कैसे नेत्र पाए गए, सरल नेत्र पाए गए भाई। सिंपल आई है, एक पेयर सरल नेत्र है जिसमें एक ही लेंस पाया जा रहा है, खत्म। अब याद क्या रखना है कि निमेशक पटल पाए गए थे भाई, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन पाए गए थे जो कि थर्ड आईलिड थे, और जो कि हम में क्या है, हम में मानव में क्या है, अवशेषी अंग है अब, ठीक है। तो ये जो निमेशक पटल थे, ये क्या कर रहे थे, नेत्र का बचाव कर रहे थे, नेत्र का बचाव कर रहे थे। और कहां पे कर रहे थे, जल में कर रहे थे, जल में नेत्र का बचाव कर रहे थे, ठीक है। क्लियर है। अब देखो कान देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो बाह्य कर्ण है वो क्या है, वो अनुपस्थित है। बाह्य कर्ण जो है मेढक में, बाह्य कर्ण जो है वो क्या है, अनुपस्थित है मेढक में। हमें दिखाई क्या देगा बाहर से, झिल्ली नुमा टिम्पैनम। ये याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बाहर से दिखाई क्या दे रहा है, हमें झिल्ली नुमा टिम्पैनम दिखाई दे रहा है, जो कि किसका भाग है, ये मध्य कर्ण का भाग है। किसका भाग है, मध्य कर्ण यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो झिल्ली नुमा टिम्पैनम जो बाहर से दिखाई देगा, और बाह्य कर्ण जो कि मेढक में अनुपस्थित होगा। तो उपस्थित क्या है, आंतरिक कर्ण और मध्य कर्ण। क्या उपस्थित है, आंतरिक कर्ण और मध्य कर्ण जो है वो क्या है, मेढक में उपस्थित है, ठीक है। बाह्य कर्ण जो है वो अनुपस्थित है। अब जो कान है, ये जो कर्ण है, जो कान है, इनका काम क्या है, तो देखो इनका काम क्या है, हियरिंग और बॉडी बैलेंसिंग। सबसे पहले तो क्या था, बॉडी बैलेंस करने का काम करते हैं। जनरली सबको लगता है कि जो कान है वो सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। हम मानव में भी जो कान है वो बैलेंसिंग में भी बहुत काम करते हैं, बॉडी बैलेंसिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कान का कार्य क्या हुआ, हियरिंग यानी सुनना, और बॉडी बैलेंसिंग यानी संतुलन में भी क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। अब अगर हम पाद को देख लें तो हमने देखा अग्रपाद था जिसमें 4 डिजिट थे, और पश्चपाद था जिसमें 5 डिजिट थे। और अग्रपाद की 4 डिजिट की जो सबसे पहली डिजिट थी उसके नीचे क्या पाया जा रहा था, मेल में क्या पाया जा रहा था, मैथुन के लिए एक अंग पाया जा रहा था। वो क्या करता है, जब वो मैथुन की प्रक्रिया में जो मादा मेढक होती है उसको पकड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और पैर में जाली होती है भाई। जाली किस लिए होगी, ताकि ये जब पानी में जाए तो जाली से इनको तैरने में क्या मिले, हेल्प मिले, ठीक है। लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाएगा। आपने देखा कि एक नर मेढक होगा और एक मादा मेढक होगा, तो क्या पाया जा रहा है, लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जा रहा है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल हुआ यानी कि नर व मादा दोनों में आकार की विभेदन है। आप देख के क्या करेंगे, विभेदन बता सकते हैं, ठीक है। अब जो वोकल कॉर्ड है बेटा, वोकल कॉर्ड क्या होता है, जो ध्वनि निकालने के काम आता है, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड तो दोनों में पाया जाएगा, नर में भी पाया जाएगा, मादा में पाया जाएगा। तो वोकल कॉर्ड जो है वो नर व मादा दोनों में पाया जाएगा। लेकिन जो नर मेढक है वहां पे सिर के नीचे आपको गुब्बारे जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, सिर के नीचे गुब्बारे जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्वनि कोश, जिसकी वजह से उसकी जो आवाज होगी वो क्या होगी, बहुत तेज होगी। जैसे आपने देखा होगा ना, मेढक बहुत तेज बोलते हैं, टर टर, बहुत एकदम तेज आवाज निकालते हैं। वो किसकी वजह से, वो जो नर मेढक होगा वो ध्वनि कोश की वजह से निकालेगा, जो कि कहाँ पाया जाएगा, सिर के नीचे गुब्बारे जैसा एक संरचना होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, नर व मादा, मैंने पहले बताया कि नर में जो आगे वाले पैर होंगे, जो अग्रपाद होगा उसका जो पहला डिजिट होगा उसमें मैथुन पैड पाया जाएगा, मैथुन पैड पाया जाएगा, जो कि मैथुन के समय यानी कि जब उनके जब मैथुन हो रहा होगा उस समय क्या करेगा, जो मादा मेढक होगी उसको पकड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इस डायग्राम को अभी बाद में देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, आंतरिक आकार की। अभी तक हम क्या देख रहे थे, मेढक की बाह्य संरचना। क्या देख रहे थे बेटा, बाह्य संरचना। अब हम मेढक की क्या देखेंगे,
आंतरिक आकारिकी। ठीक है, तो देखते हैं कि जो मेढक की देह हुआ है, मतलब मेढक की जो बॉडी है, उसमें तरह तरह के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र और जनन तंत्र। पाचन तंत्र जिसमें फूड और डाइजेशन की बात करेंगे, श्वसन सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे उनमें वो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, मतलब कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। और तंत्रिका तंत्र देखेंगे यानी कि नर्वस सिस्टम देखेंगे, संचरण तंत्र यानी कि जैसे कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो देखेंगे, और जनन तंत्र यानी कि उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम देखेंगे कि ये किस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पाचन तंत्र। क्या देखेंगे, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो है वो आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। पाचन तंत्र किसका बना होता है, एक तो आहार नाल और प्लस आहार ग्रंथियां जो डाइजेशन के लिए सिक्रेशंस करेंगी, इन दोनों का मिलके बना होता है। ठीक है, अब मेढक जो है ये एक मांसाहारी है, ये आपको याद रखना है बेटा, ये गलती से भी नहीं बोलना है। मेढक जो है वो एक मांसाहारी, कीट वगैरह खाता है, मांसाहारी है। तो आपने देखा है, आपने जनरली देखा या पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बता दूं कि जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है, और जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी आहार नाल कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो चूंकि जो मांस, क्योंकि उन्हें सेलुलोज वगैरह डाइजेस्ट करना होता है, जो है ना, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, और जो मांसाहारी हैं उनकी आहार नाल कैसी होगी, लंबाई में छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, अब इनका जो मुख होता है वो मुख गुहिका में खुलता है, जो कि ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाता है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है, और अमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय या फिर लास्ट में सबसे अवस्कर यानी कि क्लोइका द्वारा बाहर खुलता है, और इसका मुंह मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है जो ग्रसिका तक जाती है। ठीक है, ये तो आपकी एनसीईआरटी की लाइंस होगी। अब हम इसको देखेंगे अपने फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे थोड़ा ग्रंथियों के बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। यकृत पित्त साबित करता है, जो कि पित्ताशय में एकत्रित होता है। यकृत यानी कि लीवर, लीवर में क्या बनता है, बाइल का सिक्रेशन होता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो वही लिखा है कि यकृत पित्त स्रावित यानी बाइल शॉर्ट सिक्रेशन करता है, जो कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, और अग्नाशय जो कि एक पाचन ग्रंथ है, वो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, वो क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस को स्रावित करती है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। अभी सिर्फ हम ये एनसीईआरटी की क्या कर रहे हैं, रीडिंग लगा रहे हैं, ताकि बच्चों को ना लगे कि अरे मैम हमने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा। तो अभी सिर्फ ये एनसीईआरटी की क्या है, रीडिंग लगा रहे हैं। अभी इसको हम फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अग्नाशयी रस स्रावित करता है जो कि पाचक एंजाइम है। मेढक अपनी द्विपालित जीभ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, हम देखेंगे कि मेढक में बाइलोब्ड यानी कि द्विपालित जीभ पाई जाती है, जिससे भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा श्रावित हाइड्रोक्लोरिक यानी जो पेट में, जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके द्वारा भी होता है। ठीक है, अर्धपाचित भोजन काइम कहलाता है, जो कि अमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस का श्रावण करती है, और इस तरह से जो पित्त रस होता है वो वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन कर देता है। और पाचन की जो अंतिम प्रक्रिया है वो आंत में होती है, और जितना भी खाना पच गया उसको, जितने भी उसमें रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं वो उनको अवशोषित कर लेते हैं, और जो अपचित भोजन होता है वो अवस्कर यानी क्लोएका से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिमाग में गया, ये खोपड़ी चीरते चला गया, चला भी गया तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको किससे देखेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब देखो शुरू से जितनी चीजें अभी हमने देखी, किसमें देखी, जितनी चीजें अभी हमने देखी पैराग्राफ में, अब वही सारी चीजें पॉइंट वाइज और डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखा हमने, क्या देखा, हमने देखा, एक मिनट भाई, हमने देखा मुख हुआ। ठीक है, हमने देखा कि उसमें क्या पाया गया, जीभ। हमने क्या पढ़ा, जीभ पाई गई। जीभ कैसी थी, द्विपिंडी यानी कि बाइलोब्ड जीभ थी। कैसी थी, बाइलोब्ड जीभ थी। ठीक है, दांत इनके कैसे होते हैं, समदंती, यानी सारे दांत कैसे होंगे, एक ही जैसे होंगे। जैसे हमारे दांत कैसे होते हैं, अलग अलग से होते हैं, कोई कैनिन होता है, कोई मोलर हो रहा है, कोई इंसीजर हो रहा है, तो इनके दांत कैसे हैं, समदंती हैं। और बहुबार दंती हैं भाई, जैसे हम में क्या होता है, हम में दांत तो सिर्फ दो बार, एक बार क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं, टूटते हैं फिर दूसरे निकल
निकल जाते हैं। मेढक में दांत कैसे होते हैं? बहुबार दंती। कितने बार निकल सकते हैं? बहुबार निकल सकते हैं, बहुत बार निकल सकते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं दांत? एक्रोडेंट होते हैं, चिपके हुए होते हैं। जैसे हम में कैसे होते हैं? धसे हुए होते हैं। सॉकेट होता है, सॉकेट में धसे होते हैं, लेकिन इनमें धसे हुए नहीं होते, इनमें क्या होते हैं? एक्रोडेंट टाइप के होते हैं, यानी कि चिपके हुए टाइप के होते हैं। लार ग्रंथि, हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है। देखो जब हम कुछ खाते हैं, अच्छा खाना देखते हैं, लार आ जाती है ना, तो वो जो लार ग्रंथि है वो मेढक में क्या होती है बेटा? अब्सेंट होती है, ठीक है। और अमाशय जो होता है, अमाशय जो होता है वो सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है? HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। ये तो अभी हमने पीछे देखा। अब देखो यकृत जो होगा वो पित्त रस का श्रावण करेगा, यानी बाइल सॉल्ट का श्रावण करेगा। कहाँ पे स्टोर होगा? आप बोलेंगे मैम गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, ठीक है। अग्नाशय जो होगा वो अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस का श्रावण करेगा। जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पे पूर्ण होगी? छोटी आंत में पूर्ण होगी, ठीक है। अवशोषण कहाँ से होगा? छोटी आंत से होगा। किसके द्वारा होगा? रसांकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा होगा, ठीक है। और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो क्लोएका यानी अवसकर में खुलेगा, उसके थ्रू क्या होगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? आगे चले, ठीक है। चलो अब इसको ना डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो मेढक था उसमें बाइलोब्ड टंग पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? बाइलोब्ड टंग पाया जा रहा था। और ये जो बाइलोब्ड टंग है ये किस चीज में हेल्प करेगा बेटा? ये शिकार को पकड़ने में हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा? शिकार को पकड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। किस में हेल्प करेगा? शिकार को पकड़ने में, ठीक है। कौन हेल्प करेगा? ये जो बाइलोब्ड टंग है इनकी, ये, ठीक है। अब देखो ये मान लो कोई इंसेक्ट है। अब ये इंसेक्ट जो है, एक मिनट भाई, ठीक है, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। तो ये जो है ये अपनी बाइलोब्ड टंग जो है वो ऐसे अंदर रहती है। जैसे उसने इंसेक्ट देखा, ऐसे फेंका और इंसेक्ट को क्या कर लिया? पकड़ लिया। ऐसे बाहर की तरफ गई, एक साइड से जुड़ी, ऐसे बाहर की तरफ गई और क्या की? शिकार को पकड़ ली, ठीक है। तो अब शिकार को पकड़ ली, फिर कहाँ जाएगा? ये फेरिंग्स में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? आइसोफेगस। ये आइसोफेगस है, फेरिंग्स में जाएगा, ये आइसोफेगस में जाएगा, ठीक है। आइसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक यानी कि पेट में जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ स्टमक से HCl और गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड होंगे। कौन सिक्रेट होगा बेटा? HCl और गैस्ट्रिक जूसेस। यहाँ पे याद करो फिर से, जो मैंने पहले आपको पॉइंट बताया था वो क्या था कि मेढक में कोई भी क्या नहीं पाया जाता है? जल्दी बताओ, कौन सी? लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अभी कहाँ है? स्टमक में। स्टमक से क्या सिक्रेट हुआ? HCl और गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट हुए। अब यहाँ पे जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपूर्ण पाचन, थोड़ा बहुत पाचन जो होगा वो कहाँ पे हो गया? स्टमक में हो गया। अब जो यहाँ पे जो खाना पचित हुआ, ठीक है, जो किसने सिक्रेट किया? HCl और गैस्ट्रिक जूसेस ने, उसको हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं उसको यहाँ पे? काइम। काइम क्या कहते हैं? काइम, ठीक है। अब खाना यहां से आगे जाएगा भाई, किसके भाग में जाएगा? इंटेस्टाइन में। याद करो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो अब जब खाना यहां से कहां गया? आंत की तरफ गया। कहां गया? आंत की तरफ गया, ठीक है। तो अब ये जो इंटेस्टाइन यानी कि जो आंत में गया खाना, यहाँ पे, अब यहाँ पे जाके एक डक्ट खुलती है। यहाँ पे जाके एक डक्ट खुल रही है जो कि हम उसको क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल्ड डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट यानी डक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी नलिका जो ले जाए, ठीक है। तो ये जो डक्ट है ये क्या क्या ले जाती है? ये बाइल जूस को ले जाती है और पैनक्रियाटिक, जो पैनक्रियास से सिक्रेट होते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था ना, ये देखो यकृत क्या सिक्रेट कर रहा है? पित्त रस, बाइल जूस। यकृत क्या सिक्रेट कर रहा है? बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है। और अग्नाशय क्या सिक्रेट कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा है। तो ये बाइल जूस जो कि कौन सिक्रेट कर रहा है? लीवर सिक्रेट कर रहा है। और लीवर इसको सिक्रेट कर रहा है और ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, जो पित्त की थैली है वहां पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। और ये क्या? अग्नाशय, पैनक्रियाट कौन सी चीज सिक्रेट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। तो ये बाइल जूस और ये पैनक्रियाटिक जूस, ये बाइल जूस और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है बेटा, ये दोनों एक कॉमन डक्ट के थ्रू कहां पे जाएंगे? ये जो आंत का डिओडोनम वाला भाग है यहाँ पे वो जाके मिल जाएगा। अब क्या होगा?
फैट का इमल्सिफाइड होगा, फैट क्या होगा, टूटेगा, ठीक है, इमल्सिफिकेशन होगा फैट, यहाँ पे क्या ली, इमल्सिफाइड फैट जो होता है उन्हीं का पूर्ण रूप से क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। अब जब ये पूरा पच गया, अब जो भी पहले तो कुछ यहाँ पे पच गया, बाकी जो यहाँ पे आया ये इन दोनों ने इसको पचाने में मदद कर दी, पहले तो कुछ यहाँ पे पचा और फिर बाकी इन दोनों ने उसको कुछ पचाने की मदद की। अब खाना क्या हो गया, पचा। अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, टेम्परेली, मतलब थोड़े टाइम के लिए, भाई हमेशा तो अपशिष्ट पदार्थ नहीं रख सकते ना, उनको बाहर भी तो जाना होगा ना, बाहर शरीर से बाहर फेंकना होगा, तो टेम्परेली जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, रैक्टम में स्टोर हो जाएंगे। कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, रैक्टम में। और फिर बाद में अवस्कर यानी कि क्लोइका में जाएंगे और वहां से कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्लोएका है बेटा, इस क्लोएका में 3 चीजों की ओपनिंग है जो आपको याद रखनी है। वो 3 चीजें क्या है, मतलब 3 चीजों के जैसे डक्ट आके, नलिका आके यहाँ पे खुलती है। कौन कौन चीजों की, एक तो एनस यानी कि जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ है वो भी यहाँ से निकलेगा, अवस्कर यानी कि क्लोएका, अवस्कर यानी कि क्लोएका। तो एक तो जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है वो भी कहां से निकलेगा, इस क्लोएका से निकलेगा। और दूसरा क्या, जो आपका जेनाइटल पोर है उसकी भी ओपनिंग कहां पे होगी, इस क्लोएका पे ही होगी, ठीक है। एक तो एनस यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्लोएका यानी अवस्कर से निकलेगा। दूसरा जो आपके जेनाइटल पोर है, जो आपके जनन तंत्र से रिलेटेड है, उनकी भी ओपनिंग कहां से होगी, यहीं से होगी। और तीसरा जो एक्सक्रीटरी पोर है भाई, अभी आप आगे चल के देखेंगे, उनका भी क्या होगा, ओपनिंग यहीं से होगा। तो ये याद रखना है कि जो अवस्कर है यहाँ पे 3 चीजों की ओपनिंग होती है, एनस की, जेनाइटल पोर की और एक्सक्रीटरी पोर की होती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार फिर से देख लो भाई, कोई भी जैसे कीट पतंगा कोई भी आया, जो बाइलोब्ड टंग है वो निकलेगी, उसको पकड़ने में हेल्प करेगी, वहां से गया फेरिंग्स से कहां पे गया, आइसोफेगस में गया, अब वहां से गया पेट यानी कि स्टमक में, यहाँ से एससीएल और गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीटेड होंगे। अब ये खाने को क्या करेंगे, अपूर्ण रूप से पचाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, काइम। उससे खाना आगे आंतों की तरफ बढ़ेगा, आंतों में यहाँ पे उसको जो पित्त रस है और अग्नाशयी रस है वो दोनों भी जाके उसमें क्या करेंगे, मिल जाएंगे। और फिर जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, फैट का क्या होगा, इमल्सिफाइड होगा, फैट टूटेगा और अब उन सब का पाचन हो जाएगा। जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहां पे चले जाएंगे, रैक्टम में थोड़े टाइम के लिए स्टोर होंगे और फिर अवस्कर यानी क्लोएका से बाहर निकल दिए जाएंगे। और जो क्लोएका यानी अवस्कर है उसमें 3 चीजों की ओपनिंग होगी, एक तो एनस की, एक तो जेनाइटल पोर की और एक्सक्रीटरी पोर की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया तो लिखो यस मैम क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, आगे हम देखेंगे अपना श्वसन तंत्र। जो हमारा अगला तंत्र है वो क्या है, श्वसन तंत्र। तो आपको जैसे कि पता है कि मेढक जल तथा थल दोनों में रह लेता है, आपको पता है, और इनमें विभिन्न विधियां होती हैं जिनके द्वारा क्या करता है ये बेटा, श्वसन करता है, ठीक है। पहली तो इनकी जो त्वचा है, त्वचा ही क्या करता है, एक श्वसनांग की तरह काम करता है, इसलिए इनमें त्वची श्वसन भी होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ठीक है। इसे त्वची श्वसन भी कहते हैं जब त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। और विसरण द्वारा, आपने पढ़ा होगा ना विसरण, परासरण पुराने क्लासेस में, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन याद करो, प्रीवियस क्लासेस में आपको या केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है, ठीक है। क्या होता है, विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। और जल के बाहर जो त्वचा, मुख, गुहा, फेफड़े होते हैं वो वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं, यानी कि इनके पास फेफड़े भी होंगे, फेफड़ों के द्वारा अगर ये श्वसन करेंगे तो उसको हम फुसफुसी श्वसन कहेंगे। और फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना होते हैं, इनके जो फेफड़े होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं, थैली नुमा होते हैं, अंडाकार होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, जो इनका धड़ होता है उसके आगरी सतह पे, मतलब उसके जो है ऊपरी भाग में मिलते हैं, ठीक है।
और देह गुहा के वच्छी भाग में पाए जाते हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है और ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता, यानी जब एक्सेसिव ठंडी एक्सेसिव गर्मी पड़ती है, जब ये आप गड्ढों में चले जाते हैं, तब आप पूछेंगे मैम तब ये कैसे शोषण करते हैं, तब भी ये अपनी त्वचा से ही शोषण करते हैं। जब वो एकदम हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाते हैं, एकदम क्या होता है, एकदम ग्रीष्म निष्क्रियता या शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, गड्ढों में एकदम जमीन के नीचे चले जाते हैं, उस टाइम पे भी ये अपनी स्किन से ही क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, तो पहले भाई चलो इनका शोषण तंत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने अभी तक देखा कि यहाँ पे 3 संरचनाएं हैं जो श्वसन तंत्र में क्या कर रही हैं, मदद कर रही हैं। उसमें तो पहली सबसे चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, त्वचा। तो त्वचा के द्वारा अगर श्वसन हो रहा है तब उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, चाहे ये जल में रहे चाहे ये थल पे रहे। आपने देखा कि मेढक पानी नहीं पीते, स्किन के थ्रू ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, जल में तब भी त्वचा का यूज कर रहे हैं, हाइबरनेशन में चले गए, एस्टिवेशन में चले गए, यानी कि एकदम एक्सेसिव कंडीशंस हो गई, गड्ढों में जा रहे हैं तब भी त्वचा का यूज कर रहे हैं। तो त्वचा का यूज तो वो कर ही रहे हैं। ठीक है, और अगर वो यहाँ पे धरती पे हैं तो भी वो यूज करते हैं। ठीक है, और अगर वो धरती पे तो फेफड़ों का भी भाई यूज करते हैं। ठीक है, और उनकी जो मुख गुहा होती है उसके थ्रू भी 3 संरचनाएं जो होती हैं वो श्वसन तंत्र में हेल्प करती है। ठीक है, तो स्थल पे होता है तो श्वसन तीनों तरीकों से वो करते हैं, तीनों तरीकों से वो श्वसन कर सकते हैं अगर वो कहाँ पे, स्थल पे है। अगर वो जल में है, शीत निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता में है, तो केवल त्वचा द्वारा करेंगे। तब क्या करेंगे, तब फेफड़ों या उसके द्वारा नहीं, केवल त्वचा द्वारा करेंगे। ठीक है, अब टेडपोल जो लार्वा होता है, जो मेढक का लार्वा होता है, लार्वा मतलब क्या होता है, छोटा रूप। जैसे जब मेढक छोटा होता है, ठीक है, फिर जब बड़ा हो जाता है तो एडल्ट फ्रॉग हो जाता है, तो उसका छोटा रूप क्या होता है, टेडपोल लार्वा। तो मेढक के लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपोल, जब वो छोटा होता है, बच्चा होता है। ठीक है, तो जो टेडपोल लार्वा होता है बेटा, चूंकि जब उसका जो लार्वा होता है वो कहाँ होता है, वो पानी में रहता है। कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। जो मेढक का लार्वा, यानी जब मेढक छोटा होता है, बच्चा सा होता है, जब वो पानी में रहता है, तब वो श्वसन कैसे करता है, तो वो श्वसन करता है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा करता है, गिल्स के द्वारा करता है। ठीक है, जब एडल्ट हो जाता है तो फिर वो लंग्स का भी यूज करता है, लेकिन जब वो छोटा होता है, जब वो पानी में रहता है, तो वो किसका यूज करता है, क्लोम या गिल्स का यूज करता है। ठीक है, अब देखो श्वसन का भाई पूरा प्रक्रिया क्या है, ये देख लो। ठीक है, श्वसन का प्रक्रिया क्या है कि एयर है, हवा है, वो नॉस्ट्रिल्स, आपने देखा था सबसे पहले जब मैंने मेढक का डायग्राम दिखाया था तो मैंने दिखाया था कि बाहर एक पेयर नॉस्ट्रिल्स पाए जा रहे हैं, तो एयर नॉस्ट्रिल्स में गई। ठीक है, बक्कल कैविटी में गई, वहां से कहां जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स कैसे, एक पेयर हैं, लंग्स कैसे हैं, एक पेयर हैं, गुलाबी रंग के हैं, अंडाकार हैं, और धड़ के ऊपरी भाग पे क्या है, सिचुएटेड है, धड़ के ऊपरी भाग पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पाथवे हो गया जिससे क्या होती है, मेढक क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो याद क्या रखना है, त्वचा के माध्यम से तो वो करेंगे, चाहे वो स्थल पर हो। ठीक है, श्वसन इन तीनों तरीकों से करेंगे, जल में हो, शीत निष्क्रियता में हो, ग्रीष्म निष्क्रियता में हो, सब में वो त्वचा का यूज करेंगे। जो टेडपोल लार्वा है वो क्या करेगा, क्लोम या गिल्स का यूज करेगा। ठीक है, तो ये मेढक का क्या हो गया, श्वसन तंत्र हो गया। अब देखो जो अगला तंत्र है मेढक का वो देख लेते हैं, और वो क्या है, परिसंचरण तंत्र। क्या है बेटा, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो मेढक का जो परिसंचरण होता है वो सुविकसित होता है। सुविकसित मतलब डेवलप्ड होता है, और बंद प्रकार का होता है, यानी कि क्लोज टाइप का होता है। देखो बंद प्रकार, ओपन प्रकार हम पहले भी बता चुके हैं। बंद प्रकार मतलब क्या है, जिसमें आपकी डक्ट पाए जाए, किसी नली या नाली जैसी संरचना में वो क्या हो, बहे। खुला मतलब क्या है कि कोई डक्ट नहीं है, ऐसे ही ब्लड उसमें अंदर है। ठीक है, तो मेढक जो है उसका परिसंचरण तंत्र कैसा है, सुविकसित है भाई, बंद प्रकार का है, और इसमें जो परिसंचरण तंत्र तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो है ही है, इसके साथ इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है। इसके साथ इसमें क्या पाया जाता है, लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। हमने क्या देखा, जो मेढक का परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, बंद प्रकार का है। ठीक है, और मेढक में क्या पाए जाते हैं, जो हृदय होता है वो कितना होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, 3 कक्षीय होता है। मेढक में जो हृदय होता है वो कैसा होता है,
तीन कक्षीय होता है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख लेते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमें क्या देखना है, हृदय देखेंगे, मेढक में रक्त कैसा होता है ये देखेंगे, और ब्लड वेसल्स के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हृदय देख लेते हैं। हृदय कैसा है, तीन कक्षीय है। उन तीन कक्षियों में से दो आलिंद और एक निलय होगा। उन तीन कक्षियों में से दो आलिंद और एक निलय होगा। देखो जैसे ये तीन कक्षी हैं, ये एक दायां आलिंद हो गया, ये एक बायां आलिंद हो गया और एक निलय हो गया। तो कुल कितनी कक्षाएं हो गई, तीन हो गई। ये एक, ये दो, एक तीन। तो मेढक कैसा हो गया, तीन कक्षी हो गया बेटा। एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद और एक क्या हो गया, निलय हो गया। तो मेढक का हृदय कैसा हो गया, तीन कक्षी हो गया, दो आलिंद पाए गए और एक निलय पाया गया। और कैसा होता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, जो निलय है यहाँ पे रुधिर का मिश्रण होगा। यहाँ पे यानी कि यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा और एक जगह से क्या होगा, शुद्ध रक्त आएगा, और निलय में क्या होगा, उनका मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने की, कि जो मेढक का हृदय है उसमें दो विशिष्ट संरचनाएं पाई जा रही हैं। मेढक का जो हृदय है उसमें दो विशिष्ट संरचनाएं पाई जा रही हैं, और वो विशिष्ट संरचनाएं क्या हैं भाई, देखो एक तो पाया जा रहा है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस, यहाँ पे आप ये ट्रायंगुलर देख रहे हैं, ट्रायंगुलर मतलब जो त्रिकोणाकार है। ठीक है, त्रिकोणाकार है, त्रिकोणाकार स्ट्रक्चर दिख रहा है। यही कहाँ पे पाया जा रहा है, दाएं आलिंद पे। कहाँ पे पाया जा रहा है, ये दाएं आलिंद में पाया जा रहा है। और दाएं आलिंद में क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है। दाएं आलिंद में क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है। तो दाएं आलिंद पे ही आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, साइनस विनोसस। क्या कह रहे हैं, साइनस विनोसस। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जो महाशिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त लेके आएंगी। जैसे आपने ह्यूमन में भी देखा होगा कि हमारे पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो आता है। ठीक है, और कहाँ पे आता है, सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है। ठीक है, दाएं आलिंद से कहाँ जाता है, दाएं निलय में जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है। दाएं आलिंद में जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। फिर वहां से दायां निलय उसे कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा। फिर लंग्स के पास वो कहाँ से लंग्स के पास से कहाँ से आएगा, बाएं आलिंद में। फिर बाएं आलिंद से कहाँ पे आएगा, बाएं निलय में। और फिर पूरी बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। फिर पूरी बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो महाशिराएं होंगी वो अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में तो लेके आएंगी, लेकिन पहले कहाँ जाएगा, ये साइनस विनोसस में जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, तब ये दाएं आलिंद में जाएगा। ठीक है, दूसरा जो विशिष्ट संरचना दिख रहा है मेढक में वो है कोनस आर्टरियोसिस। जैसे आपने साइनस विनोसस देखा कहाँ पे, दाएं आलिंद में, वैसे ही कोनस आर्टरियोसिस कहाँ पाया जाएगा, निलय में पाया जाएगा। तो पहले जो रक्त है वो कहाँ पे आएगा, कोनस आर्टरियोसिस में आएगा। फिर वहां से पूरा जो है क्या होगा, उसका सप्लाई होगा। तो याद क्या रखना है, दो स्पेशल स्ट्रक्चर, एक साइनस विनोसस और दूसरा कोनस आर्टरियोसिस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मेढक का जो आरबीसी है बेटा वो बाइकॉन्वेक्स होता है और उसमें केंद्रक युक्त होता है। जो हमारा आरबीसी है उसमें क्या होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है, वो केंद्रक विहीन होता है। जबकि जो मेढक होता है उसमें क्या होता है, वो केंद्रक युक्त बाइकॉन्वेक्स आकार के आरबीसी मिलते हैं। ठीक है, और क्या हमने देखा था कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके साथ साथ मेढक में लसिका तंत्र भी मिल रहा है। अब लसिका तंत्र में क्या होगा, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज और कुछ प्रोटीन जो होंगे वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। आरबीसीज और कुछ प्रोटीन क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। बस यही अंतर है लसिका तंत्र और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और तंत्र पाया जा रहा है भाई, जिसको हम बोल रहे हैं निवाहिका तंत्र। क्या बोल रहे हैं, निवाहिका तंत्र। और इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के तंत्र देखने को मिलते हैं, एक हिपोटिक पोर्टर सिस्टम और एक दूसरा रीनल पोर्टर सिस्टम। तो देखो हिपोटिक पोर्टर सिस्टम क्या होता है, आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जो केशिकाएं होती हैं, जैसे जो भी आपके ऊतक है वहां पे क्या होंगी, केशिकाएं, वो क्या करेंगी, वो शिरा में जाएंगी, फिर महाशिराएं में जाएंगी और फिर कहाँ जाएंगी, हृदय में जाएंगी। लेकिन जब इस तरह के हम किसी सिस्टम्स की, निवाहिका तंत्र की बात करते हैं, तो वहां पे जो केशिकाएं होती हैं वो शिरा, महाशिरा यहाँ तो जाएंगी लेकिन हृदय में नहीं जाएंगी। फिर क्या करेंगी, किसी और आर्गन की केशिकाओं में ही जाएंगी। जैसे
जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये क्या होता है, ये हम में भी पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे छोटी आंत है, उसने जो भोजन अवशोषित किया तो उसको कौन ले जा रहा है, रक्त ही ले जा रहा है ना। तो हृदय जो है उसके जो अवशोषित भोजन है वो यकृत में जाते हैं। वो कहाँ पे जाते हैं, यकृत में चले जाते हैं, ठीक है। और रीनल पोर्टल सिस्टम जो कि सिर्फ और सिर्फ मेढक में मिलता है। रीनल पोर्टल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है, मेढक में मिलता है। इसमें क्या होता है, जो निचले हिस्से के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कहाँ ले जाया जाता है, किडनी में ले जाने का कार्य होता है। तो निवाहिका तंत्र में हमने क्या देखा, मेढक में कितने तरह के पाए जा रहे हैं, 2 तरह के। एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक मतलब क्या होते हैं, हिपैटिक से आप याद रखना लीवर, तो अल्टीमेटली चीजें कहाँ जाएंगी, यकृत यानी कि लीवर में जाएंगी। क्या जाएगा, जो छोटी आंत से अवशोषित भोजन है, ठीक है, वो रक्त के माध्यम से जाएंगे। और रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, जो निचले हिस्से के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वो किडनी में जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 तरह के जो सिस्टम्स हैं वो हमने देखे। अब देख लेते हैं भाई जो ऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित, ये आपका एनसीईआरटी है। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित जो रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। आपने देखा कि एक जगह से अशुद्ध आ रहा है, एक जगह से शुद्ध आ रहा है, नीलय में मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बना होता है, जबकि लसिका तंत्र जो है वो लसिका, लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है, जिसमें क्या एब्सेंट होता है, आरबीसी और कुछ बड़े प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। आपको बताया मैंने कि जो मेढक में हृदय होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है, और जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है, ठीक है, समझ गए। अब यह पतली झिल्ली यानी कि पेरिकॉर्डियम से ढके रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एक त्रिकोष्ठी संरचना जिसे सिरा कोटार यानी कि साइनस वेनोसस, याद करो जो आपने ऐसे देखा था, जो कैसा था, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था, वो हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। और हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैली नुमा संरचना धमनी शंकु होता है, जिसे जो निलय में खुलता है, वेंट्रिकल्स में खुलता है, ठीक है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित करती हैं और कहाँ पहुंचा देती हैं, हृदय में पहुंचा देती हैं, ठीक है, इसे शिरा तंत्र कहते हैं। अब देखो मेढक में एक विशेष संयोजी सिराएं यकृत और आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। याद करो जैसे मैंने निमाहिका तंत्र में पढ़ाया था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर यह बना होता है। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी पाई जाएंगी, रक्त कणिकाएं कौन कौन सी पाई जाएंगी भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हम में भी तो यही पाई जाती है ना। क्या क्या पाई जाएंगी, लाल रक्त कणिकाएं, क्या क्या पाई जाएंगी भाई, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, और क्या पाया जाएगा, प्लेटलेट्स पाया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या पाया गया बेटा, देखो पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु और श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि श्वेताणु पाया जाएगा, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं जो होंगी उनमें लाल रंग का रंजन हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, हम में भी पाया जाता है, आपने देखा है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा, जबकि हम में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन तथा लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। देखो एक एक लाइन मैंने अपने फ्लो चार्ट पे कवर की है, सारा एनसीईआरटी के पैराग्राफ में वही लाइनें लिखी है, ठीक है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों तथा जल को नियत स्थानों तक ले जाया जाता है और रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। जो हृदय की मांसल हृदय की क्या होती है, मांसल कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, पंपन क्रिया करती हैं, जिससे क्या होता है, रुधिर परिसंचरण होता है। क्लियर है इतना बेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जी तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जी तंत्र, ठीक है भाई। तो चलो अब देख लेते हैं क्या मेढक का उत्सर्जी तंत्र। तो देखो एनसीईआरटी क्या कह रहा है मेढक के उत्सर्जी तंत्र के बारे में। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है, ठीक है। उत्सर्जी अंग में क्या क्या पाया जाता है भाई, उत्सर्जी अंग में क्या क्या पाया जाता है तो बताओ। पहले तो वृक्क पाए जाएंगे, वृक्क यानी क्या होते हैं, किडनी। पहले तो क्या पाए जाएंगे, किडनी पाए जाएंगे, ठीक है।
अब देखो क्या पाए गए, एक जोड़ी वृक्क पाए गए, ठीक है। और क्या पाया गया, मूत्र वाहिनी पाई गई भाई। अवस्कर यानी कि क्लोएका द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। तो अभी आगे इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, अभी सिर्फ आपका एनसीईआरटी हम देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है वो कि जो उत्सर्जी अंग है उसमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाएंगे, मूत्रवाहिनी पाई जाएगी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय पाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्या होते हैं, वृक्क गहरे लाल रंग के सीम के आकार के होते हैं। तो जो वृक्क हैं वो कैसे हैं बेटा, गहरे लाल रंग के और सेम के आकार का होता है, ठीक है। देह गुहा में थोड़ा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर ये स्थित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों मूत्रजन नलिकाओं या वृक्काओं का बना होता है, ठीक है। अब नर मेढक में मूत्र नलिका द्वार में खुलती है और मादा मेढक अलग अलग खुलती है। नर में क्या है, अभी आप आगे डायग्राम में भी देखेंगे कि नर मेढक में क्या है कि जो मूत्र नलिका है वो वृक्क से मूत्र और जनन नलिका के रूप में बाहर आती है, यानी दोनों क्या सेम उस पे आती है दोनों के लिए, ठीक है। और फीमेल में क्या है कि अलग अलग मूत्रवाहिनी अलग और अंडवाहिनी दोनों अलग अलग आके कहाँ पे खुलती हैं, अवस्कर द्वार में खुलती हैं, ठीक है। ऐसा ह्यूमंस में भी होता है, आपने देखा है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है जो कि अवस्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिक, ठीक है। जैसे जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, जैसे मेढक का लार्वा टेटपोल, वो कहाँ रहता है, जल में रहता है, तो वो किसका उत्सर्जन करेगा, अमोनिया का, तो उसको क्या बोलेंगे, अमीनोटैलिक। जो यूरिया का, जिसका नाइट्रोजनस वेद क्या होता है, यूरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक, ठीक है। तो मेढक क्या कहता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये देख लो डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्या कह रहा है, एक जोड़ी वृक्क पाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी किडनी पाई जा रही है, एक जोड़ी यूरेटर पाए जा रहे हैं, क्लोएका पाया जा रहा है और यूरिनरी ब्लडर पाया जा रहा है। जो भी एक्सक्रीटी मटेरियल है, जब शरीर में भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे। जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे तो उन्हें शरीर से बाहर भी किया जाएगा, ठीक है। तो जो भिन्न भिन्न अपशिष्ट पदार्थ यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ पे आएंगे, किडनी में आएंगे। जो भी शरीर में अपशिष्ट बने, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो रक्त के माध्यम से कहाँ पे आएंगे, वृक्क में आएंगे। रक्त के माध्यम से कहाँ पे आए बेटा, वृक्क में आएंगे, ठीक है। अब यहां से यूरेटर के थ्रू कहां पे जाएंगे, क्लोएका में जाएंगे। यूरेटर के थ्रू कहां पे जाएंगे, क्लोएका में जाएंगे। और यहाँ पे नीचे आपको क्या दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, इकट्ठा होगा, क्या इकट्ठा होगा भाई, यूरिन इकट्ठा होगा, ठीक है। और लास्ट में क्लोएका के थ्रू क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, एक जोड़ी किडनी है, ये आपको एक दिख रही है, एक उधर होगी, तो एक जोड़ी किडनी है। किडनी कहाँ पे खुलती है, यूरेटर में खुलती है। यूरेटर कहाँ पे खुलेगा, कहाँ पे, मूत्राशय में। और मूत्राशय से अवस्कर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं। लेकिन जो टेडपोल लार्वा है वो कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है, तो वो क्या है, वो अमीनोटैलिक है। उसका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, उसका नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा, अमोनिया होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अमीनोटैलिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये था मेढक का उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं जहां पर वे अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। क्लियर है। अब देखो बेटा, हम देखेंगे कि मेढक में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, तो वो कौन हैंडल करता है, वो दो तरह के सिस्टम्स हैंडल करते हैं। एक तो एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा क्या है, नर्वस सिस्टम। जैसे आपने ह्यूमन में भी पढ़ा होगा, एक तो नर्वस सिस्टम आ गया जिसमें क्या आएगा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय, दूसरा क्या है पीएनएस परिधीय नर्वस सिस्टम, और तीसरा क्या है ऑटोनॉमस। और
जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें आपने तरह तरह के क्या पढ़े थे, ग्लैंड्स याद करो, जिसमें क्या आपका थायराइड है, ग्रोथ हार्मोन है, याद आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, बहुत सारे ग्लैंड्स और उनके क्या पढ़े थे हमने, फंक्शन पढ़े थे। तो वैसे ही मेढक में भी जो नियंत्रण और समन्वय है वो कितने तरह के सिस्टम कंट्रोल करते हैं, दो, एक एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो नियंत्रण व समन्वय मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो एक तो पाई जा रही हैं, रुको भाई, और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम दोनों पाए जा रहे हैं। ठीक है, विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिसे हार्मोन्स कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा साबित होते हैं, जैसे हमारे में हो रहा था, ठीक है, कि हार्मोन्स के सिक्रेशन से बहुत सारी कंट्रोल हो रहे थे बॉडी के, और वो हार्मोन्स को कौन श्रावित कर रहा था, अंतःस्रावी ग्रंथियां श्रावित कर रही थी। ठीक है, मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, यहाँ पे प्यूस यानी पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल, अग्नाशयी, आद्रविक यानी एड्रिनल ग्लैंड, जनर यानी गोनैड, तंत्रिका तंत्र, यानी लगभग आप देखो तो सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां वही हैं जो आपने मानव के अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ा है। ठीक है, जो डिफरेंट है वो हम अभी आगे आपको बता देंगे कि आपको यहाँ पे मेढक में स्पेसिफिक मतलब क्या चीज जरूरी रूप से याद रखना है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मैंने बताया सीएनएस। जो मेढक का जो तंत्रिका तंत्र है वो मेनली कितने भागों में बटा हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस, ठीक है, जिसमें कपालिया मेरुतंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो क्या पाया गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी और परानुकंपी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसमें डिवाइड होता है, अनुकंपी और परानुकंपी यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जैसे आपने ह्यूमंस में पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, का बना होता है। तो आप सिमिलरिटी देख रहे हो कितनी सारी है भाई। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र में हमने क्या देखा, सीएनएस केंद्रीय, पीएनएस परिधीय, और तीसरा क्या था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, देखो यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का है। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए कि आप फट से देखो और फट से आपको याद आ जाए। ठीक है, अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है बेटा, रुको भाई, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या पाया जाएगा, सीएनएस मतलब क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये कितने भागों में डिवाइड होगा, दो, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। कितने भागों में डिवाइड होगा बेटा, दो, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। जो पीएनएस है वो दो भागों में डिवाइड होगा, एक क्रेनियल नर्व्स, कपाल जिनको बोलते हैं, कपाल तंत्रिकाएं, और दूसरा स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पे याद ये रखना है कि जो यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स है वो कितनी पाई जा रही है, 10 जोड़ी पाई जा रही हैं, जबकि हमें मानव में कितनी पाई जाती है, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। तीसरा कौन था, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी याद रखना है आपको। ठीक है, अब जो क्रेनियल नर्व्स है यानी कि जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो यहाँ पे क्या है, 10 जोड़ी है, जो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर मेढक का मस्तिष्क देखें बेटा तो ये 3 भागों में बांटा होता है। जैसे आपने मानव का भी मस्तिष्क पढ़ा होगा तो कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो बिल्कुल वैसे ही जो मेढक का भी मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा क्या है, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में फिर से 3 भाग हैं। पहला है जिसको हम बोल रहे हैं घ्राण पिंड, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब आपने पहले सुना होगा जब हमने ह्यूमन ब्रेन पढ़ा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, घ्राण पिंड। दूसरा क्या हो गया, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। याद करो आपने मानव में भी पढ़ा है सेरेब्रम, जो बहुत बड़ा सा आपको भाग दिखता है जब आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हो। तो दूसरा भाग क्या हो गया, सेरेब्रम। और तीसरा क्या हो गया, आई युग्मित, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डायनसेफेलॉन।
ठीक है, अंतर क्या है, हमारे मानव के ब्रेन में आपने कॉर्पस कैलोसम देखा था, जो कि यहाँ पे मेढक के ब्रेन में क्या है, अब्सेंट है, यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में दो दृष्टि पिंड मिल रहे हैं, एक जोड़े मतलब कितने हुए, दो। ठीक है, दृष्टि पिंड मिल रहे हैं जिसको कॉर्पोरा बाइजेमिया कहा गया, और मानव मस्तिष्क में इसी को हम क्या कह रहे थे, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिया, क्योंकि ये दो नहीं, वहां पे क्या थे, 4 ऑप्टिक लोब्स हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरा बाइजेमिया। ठीक है, अब कहाँ गया भाई, एक मिनट। अब जो पश्च मस्तिष्क है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक तो अनुमस्तिष्क जिसको हमने सेरेबेलम बोला, और दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ही आगे चल के फोरम ऑफ मैग्नम के थ्रू किसमें खुल जाता है, मेरू रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में खुल जाता है। अभी आगे हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो फटाक से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं भाई कि मेढक का जो मस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में डिवाइड है। अग्र मस्तिष्क फिर से 3 भागों में डिवाइड है, घ्राण पिंड यानी कि ऑल्फैक्टरी लोब, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, और आयुग्मित यानी डायंसेफेलॉन। यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम नहीं मिलता है। मध्य मस्तिष्क जो में है एक जोड़े दृष्टिपिंड यानी कॉर्पोरा बाइजेमिया मिलेंगे, और पश्चिम मस्तिष्क में सेरेबेलम और क्या मिलेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो आगे चलकर किसमें खुलेगा, मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये एक रफली स्ट्रक्चर है जिससे आपको समझ में आ जाए बेटा, ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ब्रेन जो होता है, हम में भी क्या होता है, ब्रेन एक स्कल, एक बॉक्स में बंद होता है प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रेनियम बॉक्स। तो वो एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, ब्रेन प्रोटेक्टेड है, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रेनियम बॉक्स कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है। जैसा कि आपने देखा ब्रेन में 3 पार्ट्स थे, एक क्या हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और तीसरा क्या था, हाइंड ब्रेन, वही चीज है। ठीक है, फोर ब्रेन में आपने देखा था 3 पार्ट थे, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन में आपका 2 लोब्स पाए जा रहे थे, कार्पोरा बाइजेमिया, और हाइंड ब्रेन में आपका सेरेबेलम और मेडुलम ऑब्लंगेटा पाया जा रहा था। ठीक है, वही सारी चीजें जो पीछे लिखी थी, बस यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया है। ठीक है, अब ये जो हाइंड ब्रेन है ये आगे चल के किसमें खुलेगा, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, और किसके थ्रू, फोरामेन ऑफ मैग्नम के थ्रू हो जाएगा। तो अगर मेढक का आता है डायग्राम किसका, कंट्रोल, नियंत्रण और समन्वय का, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें आपने देखा आपकी एनसीईआरटी में सारी ग्लैंड्स लिखी है जो आपने मानव में पढ़ी है। तो अलग क्या है, आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है थायरोक्सिन, और यहाँ पे क्या, थायरोक्सिन याद रखना है। थायरोक्सिन और आयोडीन मिलके क्या करते हैं, जो मेढक का टेडपोल लार्वा होता है, लार्वा यानी छोटा, जब मेढक छोटा होता है उसको लार्वल कंडीशन यानी टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, और उसका एडल्ट में चेंज करने के लिए, कायंत्रण मतलब होता है क्या, चेंज, यानी टेडपोल से एडल्ट में बनना, कन्वर्ट होना, टेडपोल से एडल्ट में कन्वर्ट होना, तो कौन करता है, ये थायरोक्सिन और आयोडीन। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था भाई, ये था आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। अब देखो मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बस अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित रहता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालियां, जुड़वा युग्मित प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक डायंसेफेलॉन होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा पालियों का बना होता है, और पश्चिम मस्तिष्क में आपको अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरू रज्जु से जुड़ा होता है। ठीक है, ये देख लो किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जु से जुड़ा होता है। क्लियर है इतना बेटा? ठीक है, अब इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है तो लिखो यस मैम।
अब देखो आगे, मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं भाई, जैसे स्पर्श अंग संवेदी पिप्पल, ठीक है, स्वाद अंग गंध के लिए, दृष्टि के लिए, श्रवण के लिए, ये सारी चीजें क्या इनका संवेदी अंग। जैसे हम में भी है ना, हम में क्या स्किन है, आंख है, नाक है, कान, ये सब हमारे क्या है, संवेदी अंग है। इन सब में आंखें और आंतरिक कण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं बेटा, ठीक है। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में उपस्थित होती है, ये साधारण नेत्र होते हैं और मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल कर्ण पट ही बाहर से दिखाई देते हैं। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करता है, ये हम पढ़ चुके हैं, पता है आपको, सारे पॉइंट्स हमने कवर किए, ठीक है। अब जो लास्ट सिस्टम पढ़ता है, मुझे पता है बहुत पेशेंसफुली पढ़ रहे हैं, तो अब हम लास्ट सिस्टम पे पहुंच गए, बस इसके बाद मेढक क्या है, खत्म हो गया। तो जो लास्ट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं बेटा वो क्या है, वो है जनन तंत्र, ठीक है। तो देखो मेढक में नर व मादा जनन तंत्र अलग अलग और पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। मैंने बताया था इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, नर अलग आपको दिखेगा, मादा अलग दिखेगा, और आप में विभेदन उनको बाहर से देख के हो जाएगा, ठीक है। तो नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोकियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अगेन इसका डायग्राम और फ्लो चार्ट से हम इसको समझाएंगे, ठीक है। अभी आप देख लो एनसीईआरटी क्या लिख रहा है। शुक्रवाहिनियां संख्या में 10 से 12 होती हैं जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धस जाती हैं। वृक्क में ये विंडर नाल में खुलती हैं जो अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती हैं। अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है, ठीक है। अब देखो अवस्कर जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। कुछ समझ में आया या ऊपर से गया? तो चलो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। ये देखो ये मेढक का नर जनन तंत्र है, ठीक है। तो नर जनन तंत्र में आपने क्या देखा, अभी आपने जो कुछ भी देखा पिछले पैराग्राफ में वही सारी चीजें डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। आपने देखा, आपने कहा कि मैम एक जोड़ी वृक्क है जो कि कैसे पीले रंग के, एक जोड़ी वृक्क है, ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, एक जोड़ी यानी कि दो, क्या पाए गए, एक जोड़ी वृक्क पाए गए। ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या थे, एक जोड़ी वृक्क थे, एक जोड़ी वृक्क थे, ये देखो जो भाई, एक मिनट, ठीक है। अभी अब देखो क्या थे, एक जोड़ी वृक्क थे, एक ये वृक्क और एक ये वृक्क, ठीक है, एक जोड़ी वृक्क थे। वृक्क के ऊपर आपको क्या पाया गया, वृक्क के ऊपर आपने क्या देखा, वृक्क के ऊपर ही आपको वृषण दिखाई दिया। आप बोलेंगे मैम वृक्क क्यों बनाया है, उत्सर्जी तंत्र थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। तो भाई वृक्क इसलिए बनाया है क्योंकि वृक्क के ऊपर ही क्या दिखे हमें, वृषण दिखे, क्या दिखे, ये देखो वृषण दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये वृषण और विक्र, इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, इनको जोड़ने के लिए क्या पाया जा रहा है, मीजोक्रियम, ये याद रखना है, मीजोक्रियम नाम की एक लेयर पाई जा रही है जो कि वृक्क और वृषण को क्या कर रही है बेटा, जोड़ने का काम कर रही है। फिर से सुनो, वृक्क के ऊपर क्या पाए गए, वृषण पाए गए, यानी कि आपके टेस्टिस पाए गए, वृषण क्या हुआ, टेस्टिस आपके पाए गए, और वृषण और वृक्क यानी किडनी को जोड़ने के लिए क्या था, एक लेयर पाई गई जिसको हमने क्या कहा, मीजोक्रियम पाई गई, ठीक है। जो आपने अभी पीछे पढ़ा वो भी यही लिखा था, जो आपको टफ लग रहा था, ठीक है, कि वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेसोक्रियम नाम की झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। तो ये वही है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो वृषण है, वृषण में पहले होगा क्या, पहले ये बताओ, वृषण यानी कि टेस्टिस ही क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। आपने मानव का भी पढ़ा है, अपने प्रीवियस क्लासेस में मानव का भी जनन तंत्र पढ़ा है, और उसमें आपने देखा है कि टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, वृषण में हो रहा है, और वृषण से ही
वृषण से ही, ये देखो वृषण से ही, ये वाला पोर्शन देखो जो ब्लू ब्लू कलर का है, वृषण से ही 10 से 12 की संख्या में शुक्र वाहिनी निकलेगी। वृषण से ही 10 से 12 की संख्या में क्या निकलेगी बेटा, शुक्र वाहिनी निकलेगी। ठीक है, और वो शुक्र वाहिनी कहां तक जाएगी, यहाँ पे ब्लीडर कैनाल होगा, यहां तक जाएगी। कहां पे जाएगी, ब्लीडर कैनाल, बिडर कैनाल, बिडर आप बोलते हो, बिडर कैनाल है, वहां तक ये क्या करेगी, जाएगी। ठीक है, अब ये बिडर कैनाल कहां पे ओपन होगा, यूरेटर से होता हुआ मूत्राशय में खुलेगा और सबसे नीचे फिर वो किससे निकल जाएगा, अवस्कर यानी क्लोइका से निकल जाएगा। ठीक है, ये जो यूरेटर है, यहाँ पे मेल में खास बात क्या है जो आप फीमेल में नहीं देखेंगे कि ये यूरेटर से मूत्र मार्ग भी है, ये यूरेटर मूत्र मार्ग भी है, यानी कि यहाँ से मूत्र भी जाएगा और शुक्राणु और वीर्य भी यहीं से जाएंगे। बताया था मैंने आपने, क्या होगा, मूत्र तो जा ही रहा है और शुक्राणु और वीर्य भी यहीं से जाएंगे, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूत्र जनन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मूत्र जनन नलिका बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है तब। तो अगर हम एक चार्ट बनाएं, अगर हम स्पर्म्स के पाथ का, यानी स्पर्म्स किस रास्ते से जा रहा है, इसका एक चार्ट बनाएं तो कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले वृषण यानी कि टेस्टिस, सबसे पहले क्या है, ये वृषण यानी कि टेस्टिस, इससे कौन जुड़ा है, 10 से 12 की संख्या में शुक्र वाहिनियां जुड़ी हुई हैं। शुक्र वाहिनी कहाँ पे जाके खुल रही है, बिडर कैनाल में खुल रही है। बिडर कैनाल कहाँ पे खुल रहा है, यूरेटर में खुल रहा है, जहां पे मूत्र मार्ग और वीर और शुक्राणुओं का मार्ग भी क्या है, एक ही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मूत्र जनन मार्ग बोल रहे हैं। ठीक है, यूरेटर कहां पे खुलेगा, यूरेटर जाके अवस्कर या फिर क्लोइका में खुलेगा और फिर यहां से क्या होगा, वो आउटसाइड यानी बाहर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं इसको समझने में कि क्लियर है, क्लियर है तो लिखो यस मैम क्लियर है। तो पाथ ऑफ स्पर्म क्या बना, अगर एग्जाम में आए पाथ ऑफ स्पर्म क्या बना कि देखो सबसे पहले कहाँ पे, टेस्टिस में, जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उससे कौन जुड़ा है, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी कहाँ पे खुलेगी, बिडर कैनाल में, वो यूरेटर में, फिर क्लोइका में, और फिर वहां से क्या होगा, आउटसाइड चला जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो वही चीजें, बस वो मैंने आपको समझाने के लिए वो डायग्राम बनाया, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, देखो ऊपर विषण है, येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका वृक्क है, ये देखो ये आपका वृक्क है, वृक्क के ऊपर विषण लगे हुए हैं और किससे जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, किससे जुड़े हुए हैं, वृक्क और वृषण किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो वृक्क है उसके ऊपर आपको जो ये ऐसी संरचना दिख रही है, आप बोलेंगे मैम इसके ऊपर पत्ती पत्ती जैसी उगी हुई है, ये क्या है, ये फैट बॉडीज, वसा शरीर, ये क्या करेगा, इनको फैट यानी वसा जब उनको प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी जनन मूत्र वाहिनी, याद करो जो मूत्र भी ले जाएगी और स्पर्म और वीर्य भी ले जाएगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जनन मूत्र वाहिनी है। और वो कहाँ पे जाके खुलेगा बेटा, कहाँ पे, अवस्कर यानी क्लोइका में खुलेगा। ये देखो ये मूत्राशय यहाँ पे, ये अवस्कर और क्लोइका में खुलेगा और फिर वहां से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका नर जनन तंत्र था। अब देखो मादा जनन तंत्र की बात कर लेते हैं। तो मादा जो होती है वो एक बार में 2500 से लेके 3000 अंडे देती है। एक बार में कितने अंडे दे सकती है, 2500 से लेके लगभग 3000 तक के अंडे दे सकती है। ठीक है, निषेचन कहाँ होगा, निषेचन जल में होगा, क्योंकि जो मेल होगा वो भी अपनी चीजें कहाँ निषेचित कर रहा है, जल में, वो भी अपनी चीजें कहाँ छोड़ रहा है, जल में। फीमेल भी कहाँ छोड़ेगी, जल में। तो निषेचन कहाँ पे होगा, उसी जल में हो जाएगा। ठीक है, अब निषेचन कैसा हुआ, बाह्य निषेचन। कैसा निषेचन हो गया भाई, बाह्य निषेचन हो गया। ठीक है, लार्वा बनेगा, आपने देखा बार बार टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा, तो लार्वा बनेगा तो विकास कैसा होगा, अप्रत्यक्ष विकास होगा। कैसा विकास होगा, अप्रत्यक्ष विकास होगा। ठीक है, अब देखो टेडपोल लार्वा कैसा है, पहली बात आपने देखा वो अमोनिया का सिक्रेशंस कर रहा है, उसमें क्या होगा, अमीनोटैलिक होगा, पूंछ उसमें होती है छोटा, जबकि एडल्ट में पूंछ नहीं होती है, वो जलीय होगा, शाकाहारी होगा और उसमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन करने के लिए क्या पाया जाएगा, क्लोम या फिर गिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, जबकि
और वो किसके थ्रू एडल्ट में चेंज होगा, अभी मैंने पढ़ाया था थायरोक्सिन प्लस आयोडीन। ठीक है, एडल्ट कैसा होगा, पहली बात तो पूंछ नहीं पाई जाएगी, अमोनिया नहीं होगा, यूरिया होगा, यहाँ पे क्लोम या गल्स नहीं बल्कि लंग्स होंगे, शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी होगा, और जलीय नहीं बल्कि कैसा होगा, उभयचर होगा। ठीक है, तो ये जो टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग में क्या है, डिफरेंस है, सॉरी। ठीक है, अब देखो मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती हैं। ठीक है, और इनमें बाह्य निषेचन यानी पानी में होता है, बताया मैंने आपको। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है और लार्वा टेडपोल कहलाता है। ठीक है, आओ देख लेते हैं भाई। ये देखो, ये मादा जनन तंत्र है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए सिंपल सा बना हुआ है, और ये आपके क्या है, एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो देखो क्या है, वृक्क है, वृक्क के ऊपर ही क्या पाया जा रहा है, एक पेयर, एक जोड़ी अंडाशय पाए जा रहे हैं। खास बात क्या है, क्या दिख रहा है आपको, ये देखो, ये वृक्क हो गए और वृक्क के ऊपर ही क्या पाए जा रहे हैं, अंडाशय पाए जा रहे हैं। तो खास बात क्या है, खास बात ये है कि यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, जैसा आपको नर जनन तंत्र में दिख रहा था। आपको नर जनन तंत्र में दिख रहा था ना कि ये क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे क्लियर से, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब अंडाशय से क्या निकला हुआ है, अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट, एक जोड़ी ओविडक्ट अंडवाहिनी निकली हुई है। ठीक है, और वृक्क का यहाँ पे अपना ये क्या होगा, मूत्राशय में हो जाएगा। और ये दोनों ही, यहाँ पे देखो अंतर क्या है, वहां पे मूत्र जनन नलिका थी जिसमें दोनों ही चीजें खुल रही थी बेटा, पर यहाँ पे ये देखो और ये देखो, ये दोनों ही अलग अलग किस में खुल रहे हैं, अवस्कर यानी कि क्लोएका में खुल रहे हैं, और वहां से क्या है, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पाथ ऑफ ओवा क्या है भाई, जैसे कि हमने पाथ ऑफ स्पर्म देखा था, तो पाथ ऑफ ओवा क्या है, ओवरी है। ओवरी से जुड़ा आपने क्या देखा, ओविडक्ट देखा। ये देखो ओवरी मतलब क्या, अंडाशय, अंडाशय से क्या जुड़ा है, आपकी अंडवाहिनी। ठीक है, किस में ओपन हो रहा है, क्लोएका में ओपन हो रहा है, अवस्कर में ओपन हो रहा है, किसके थ्रू, क्लोइकल अपर्चर के थ्रू, और फिर कहां चला जा रहा है, आउटसाइड द बॉडी। बाह्य निषेचन हो रहा है, कहां पे हो रहा है, पानी में हो रहा है। ठीक है, अब देखो टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू किस में बदलता है, एडल्ट में बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं बेटा कि मेढक किस तरह हमारे लिए फायदेमंद है, मेढक का क्या योगदान है यहाँ पे, इस प्रकृति में, यहाँ चीजों में क्या योगदान है। तो देखो, ठीक है, ये एक पॉइंट बचा आपकी एनसीईआरटी में, इसको भी देख लेते हैं। मेढक मनुष्य के लिए एक लाभदायक प्राणी है, बताओ कैसे। मेढक जो है वो मनुष्य के लिए एक लाभदायक प्राणी है भाई, बताओ कैसे। क्यों, आप कहोगे मैम ये कीटों को खाता है, अभी आपने देखा ये कार्निवोरस था, ये कीटों को खा रहा था, और इस तरह ये फसलों की रक्षा करता है। और मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखता है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, आपने देखा होगा इकोसिस्टम, फूड वेव, फूड चेन, ये सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, तो वो इन सब में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, क्योंकि यह भोजन श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, फूड चेन की क्या है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फूड चेन अगर आप भूल गए हो, थोड़ा सा मैं याद दिलाता तो फूड चेन होता है ना, जिसमें क्या होता है कि आप नीचे कोई चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा कि प्राथमिक उत्पादक होते हैं, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी, फिर इस तरह की चीजें फूड चेन में आपने पढ़ा होगा। फिर कई सारी फूड चेन मिल जाती है तो फूड वेब बन जाता है, याद करो, आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। तो मेढक जो है वो क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की कड़ी है। और इसके अलावा जो कुछ देशों में, जैसे आपने टीवी में देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि जो मेढक के मांसल पाद हैं, कुछ जगह में मेढक को खाया भी जाता है। आप बोलेंगे अरे ये मैम, लेकिन भाई सही बात है कि कुछ जगहों में मेढक को क्या किया जाता है, कंज्यूम यानी कि खाया भी जाता है। उसकी मांसल पादों को मनुष्य क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर हम 2 पॉइंट में लिखें तो मेढक क्या करते हैं, फसलों को बचाने का यानी कि
क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, फसलों को बचाने का कार्य करते हैं, और इकोलॉजिकल बैलेंस यानी जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र में जो हमारा फूड चेन है, जो भोजन श्रृंखला है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मेढक को भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने जो भी चीजें पढ़ी बेटा, ठीक है, आज हमने जो भी चीजें पढ़ी मेढक के बारे में, सारे तंत्र देखे मेढक के, एक एक चीज हमने जितनी भी एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, वो हमने सारी चीजें पढ़ी, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको मेढक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपनी नई क्लास में, तब तक ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए। प्रीवियस चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर अब मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।